हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आज का इस सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट जो पार्ट है ये क्लास का आ चुका था। आज डे में आपकी क्लास मिल चुकी थी आपको, और जिनका भी अभी 29 और 30 मार्च को जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आपकी क्वेरी आ रही थी कि मैम हमें डिमांड आ रही थी कि आप हमें जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQ पेपर्स और MCQ प्रोवाइड करवाइए। तो यहाँ पे मिक्स्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आपके सामने डिलीवर कर दिया। काफ़ी अच्छा मटेरियल है, क्लास के एंड तक आप बने रहिए, और क्लास के एंड तक बने रहिए तभी आपको पता लगेगा, तभी आपको कल जो पेपर देने जा रहे हो आप उसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला आपका टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, हाइपोथेसिस मीनिंग आपका सबसे पहला टॉपिक है। हाइपोथेसिस मीनिंग से जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। सेकेंड टॉपिक आपका है हाइपोथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ हाइपोथेसिस की जो विशेषता है, परिकल्पना की जो विशेषता है, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे आपके शामिल किए गए हैं। फिर है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस के जो प्रकार हैं वो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। फोर्थ आपका है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका फोर्थ टॉपिक है, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे शामिल कर दिए गए हैं। फिर है सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस। 6 आपका टॉपिक है जेड टेस्ट, ऐप टेस्ट, एनोवा टेस्ट। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये स्टैटिक्स के पार्ट्स इसको माना जाता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं। फिर 7 नंबर है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। 8 नंबर पे है प्रोजेक्ट प्रपोजल। 9 नंबर पे है SPSS इंट्रोडक्शन। 10 नंबर पे है रिसर्च डिज़ाइन। तो इस प्रकार से आपके 10 टॉपिक आज की क्लास में शामिल किए गए हैं। मॉर्निंग वाली क्लास जो आपकी आई थी उसमें भी आपके 10 टॉपिक हैं। तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर करवा दिए हैं। बाकी टॉपिक्स आपके बचे हैं, उनमें आपके जो बेसिक है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको ज़्यादा मैंने इनमें शामिल नहीं किया, क्योंकि अभी आपके पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप उनकी तरफ ध्यान दो। वो ऑलरेडी आपने कर लिए होंगे, और हमारी काफ़ी अच्छी क्लासें ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। 80 क्लासें तो आपकी जो ओल्ड चैनल है हमारा, ठीक है, उस पर अवेलेबल है, और जो न्यू वाला चैनल है, जो ओल्ड चैनल है उसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लासें नहीं आ पा रही हैं। तो ये न्यू चैनल है, इस पे आपको क्लासें प्रोवाइड करवाई जाती है डेली, या फिर वीक में 3 या 4 क्लासें आपकी आ जाती हैं। तो उनमें आपने देख लिया होगा, काफ़ी अच्छा मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है आपके लिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर से प्रोवाइड करवाना, और टेलीग्राम चैनल पर बताना मेरे को कि क्लास आपको कैसी लगी, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, आगे आपको कौन सी किस प्रकार की क्लासें और चाहिए। और जिन भी यूनिवर्सिटी के अभी PYQ पेपर्स आ रहे हैं तो उनका भी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और अगर आपका पेपर लग जाता है, ठीक है, पेपर के बाद में अगर आपको पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो पेपर आप हमें ग्रुप में शेयर करना, उनको भी हम सोल्व करेंगे। और हाँ, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस मीनिंग के क्वेश्चंस आपके हैं, तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि परिकल्पना क्या है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका मटेरियल है, किसी प्रकार की आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक आपका है परिकल्पना क्या है। ठीक है, व्हाट इज ए हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पे एक अनुमान या धारणा जो शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करती है, एक निश्चित तथ्य या सत्य जो शोध के परिणामों को दर्शाता है, एक सिद्धांत या मॉडल जो शोध के परिणामों को समझने के लिए उपयोग किया जाता है, एक अनुसंधान प्रश्न या समस्या जो शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे परिकल्पना का आपको क्या है, व्हाट इज ए परिकल्पना, हाइपोथेसिस क्या है, इसकी आपको मीनिंग आप बता सकते हैं कि परिकल्पना क्या है। तो यहाँ पे देखो, परिकल्पना एक अनुमान या धारणा है जो शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करती है। हम अनुमान, हाइपोथेसिस क्या करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि हम आगे जो शोध करने वाले हैं वो क्या किस प्रकार से करने वाले हैं, उद्देश्य क्या रहने वाले हैं, ठीक है, कहाँ से क्या करना है, इस प्रकार की जो है वो अनुमान हमारा, अनुमान और धारणा जो है वो शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करती है परिकल्पना हमारी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका बताया गया है, पूछा गया है कि परिकल्पना के प्रकार क्या हैं। यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ परिकल्पना पूछा गया है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना या फिर वैकल्पिक परिकल्पना, जीरो हाइपोथेसिस एंड ऑप्शनल हाइपोथेसिस।
नेक्स्ट आपका है मुख्य परिकल्पना और गौण परिकल्पना, सांख्यिकीय परिकल्पना और गैर सांख्यिकीय परिकल्पना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। तो परिकल्पना के प्रकार आप देखेंगे शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना, और मुख्य परिकल्पना और गौण परिकल्पना, सांख्यिकीय परिकल्पना और गैर सांख्यिकीय परिकल्पना। तो इस प्रकार से आपकी परिकल्पना के प्रकार हो गए। आपको इनमें से ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है, कौन सा भी ऑप्शन आपके पास में दिया रह सकता है और 3 ऑप्शन आपके अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑप्शंस को याद रख लेना और शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाया करो। जो भी आपके एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए शॉर्ट नोट्स जरूर से क्रिएट किया करो ताकि आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि परिकल्पना का उद्देश्य क्या है। शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करना, शोध के परिणामों को समझने के लिए एक सिद्धांत या मॉडल को विकसित करना, शोध के परिणामों को व्याख्या करने के लिए एक अनुसंधान प्रश्न या समस्या को परिभाषित करना, शोध के परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक अनुमान या धारणा को विकसित करना। तो इस प्रकार से आपके पास में 4 ऑप्शन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है कि हाइपोथेसिस का जो पर्पज है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करना। ठीक है, ये आपका क्या है, परिकल्पना का उद्देश्य है कि आपका जो उद्देश्य है शोध का, आप रिसर्च करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है, कौन से ऑब्जेक्ट को लेके आप रिसर्च करना चाहते हो। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्ट्स, ये आपका क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाती है। हाइपोथेसिस का ऑब्जेक्ट होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परिकल्पना को कैसे विकसित किया जा सकता है। ठीक है, हाउ कैन हाइपोथेसिस बी डेवलप्ड। साहित्य समीक्षा और अनुसंधान प्रश्न के आधार पर, डेटा संग्रहण और विश्लेषण के आधार पर, अनुसंधान डिजाइन और प्रयोगशीलता के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि परिकल्पना को कैसे विकसित किया जा सकता है। साहित्य समीक्षा और अनुसंधान प्रश्न के आधार पर, डेटा संग्रहण और विश्लेषण के आधार पर, अनुसंधान डिजाइन और प्रयोगशीलता के आधार पर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो आपका क्वेश्चन क्लास आपकी बहुत अच्छे से डिजाइन की गई। यहाँ देखो आपकी टॉपिक आपको साथ में लिखा गया है कि कौन से टॉपिक की आपकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताया करो कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अपना सेल्फ एनालिसिस से सेल्फ जो है वो इवेल्युएट किया करो खुद को कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। MCQ करके आप ऐसे खुश मत हुआ करो कि हमने MCQ कर लिए, इतने कर लिए। जब तक आप खुद से उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दोगे तब तक आप एग्जाम में हेजिटेशन फील करोगे कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, इसका कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो परिकल्पना का महत्व क्या है। यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करने में मदद करता, शोध को परिणामों को समझाने में मदद करना, या फिर शोध के परिणामों को व्याख्या करने में मदद करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे परिकल्पना का आपको महत्व पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्या है परिकल्पना का महत्व, क्या है कि शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करना। सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि शोध का जो उद्देश्य है, महत्व है क्या है, शोध इसका अर्थ भी यही था कि शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करना ही आपका क्या हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। शोध के परिणामों को समझने में मदद करना, ठीक है, और शोध के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करना, तो क्या है हाइपोथेसिस का महत्व, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका टॉपिक है हाइपोथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आपकी परिकल्पना की विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन है। तो परिकल्पना की विशेषता क्या है, यहाँ पे विशेषता का पहला क्वेश्चन ये आपका आ गया, स्पष्टता, विशेषता और परीक्षण योग्यता, या फिर सामान्यता, व्यापकता और सार्वजनिकता, तर्कसंगतता, प्रयोगशीलता और पुनरीक्षण, या फिर सभी उपरोक्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। शोध में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए और परीक्षण योग्य होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, परीक्षण योग्य होनी चाहिए। एक तो क्लियरिटी यहाँ पे एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो शोध क्या होनी चाहिए आपकी, परिकल्पना क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए और परीक्षण योग्य होनी चाहिए, टेस्ट करने योग्य होनी चाहिए। ठीक है, और विशिष्ट होनी चाहिए, उसकी अंदर विशिष्टता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ खास होना चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। परिकल्पना की स्पष्टता का अर्थ क्या है। ठीक है, परिकल्पना की स्पष्टता का अर्थ क्या है, परिकल्पना को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना,
बी ऑप्शन है कि परिकल्पना को अस्पष्ट और समझने में कठिन बनाना, या फिर परिकल्पना को व्यापक और सामान्य बनाना, या फिर परिकल्पना को विशिष्ट और सीमित बनाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, परिकल्पना को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना। परिकल्पना का अर्थ क्या है? परिकल्पना को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो आपके बाइलिंगुअल कंटेंट है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ पे अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों को भी अगर कोई हिंदी में कोई टर्म समझ में नहीं आती है तो वो इंग्लिश में देख लिए, इंग्लिश वालों को कोई टर्म इंग्लिश में समझ में नहीं आती तो वो हिंदी में देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका हाइपोथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स का। परिकल्पना की विशेषता का अर्थ क्या है? परिकल्पना को विशिष्ट और सीमित बनाना, परिकल्पना को व्यापक और सामान्य बनाना, परिकल्पना को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना, परिकल्पना को अस्पष्ट और समझने में कठिन बनाना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परिकल्पना को विशिष्ट और सीमित बनाना। परिकल्पना की विशिष्टता का अर्थ क्या है? परिकल्पना को विशिष्ट और सीमित बनाना। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, परिकल्पना की परीक्षण योग्यता का अर्थ क्या है? अभी आपके पास में ऑप्शन आया था, 3 ऑप्शन थे कि परिकल्पना की जो विशेषता से रिलेटेड था कि परिकल्पना की विशेषता क्या हो सकती है। तो परिकल्पना एक तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, विशिष्ट होनी चाहिए, या फिर टेस्ट करने योग्य होनी चाहिए, मतलब परीक्षण योग्य होनी चाहिए। तो परीक्षण योग्यता का अर्थ क्या है? परिकल्पना को परीक्षण और सत्यापन के लिए उपयुक्त बनाना, परिकल्पना को परीक्षण और सत्यापन के लिए अनुपयुक्त बनाना, या फिर परिकल्पना को व्यापक और सामान्य बनाना, या फिर परिकल्पना को विशिष्ट और सीमित बनाना। तो यहाँ पे परिकल्पना की परीक्षण योग्यता का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि परिकल्पना को परीक्षण और सत्यापन के लिए उपयुक्त बनाना। क्या करना? टू मेक सुटेबल फॉर टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। अगर आप कोई चीज़ है, अगर आप सोचो कि ये इस चीज़ में कोई डिफेक्ट है तो उसको वेरीफाई करोगे, वेरिफिकेशन करोगे उसका, या फिर कोई आईडी है, आईडी वेरिफिकेशन की आपको क्यूआर कोड है तो उसको क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिकल्पना परीक्षण योग्यता का मतलब क्या है कि वो सत्यापन के लिए उपयुक्त बनाना, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको उपयुक्त बनाना ही क्या है, परीक्षण योग्यता का अर्थ माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, परिकल्पना की विशेषता का महत्व क्या है? ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस। उद्देश्यों, शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करने में मदद करना, शोध के परिणामों को समझाने में मदद करना, या फिर शोध के परिणामों को व्याख्या करने में मदद करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे परिकल्पना की विशेषता का महत्व क्या है? यहाँ पे जो परिकल्पना है इसके विशेषता जो है इसका आपको महत्व पूछा है, तो यहाँ पे इसका महत्व हो जाएगा उपरोक्त सभी। शोध के उद्देश्यों को परिभाषित करने में मदद करना, शोध के परिणामों को समझाने में मदद करना, या फिर शोध के परिणामों को व्याख्या करने में मदद करना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक नंबर आपका 3 है, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना के प्रकार क्या है? शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना, मुख्य परिकल्पना और गौण परिकल्पना, सांख्यिकीय परिकल्पना और गैर सांख्यिकीय परिकल्पना, या फिर उपरोक्त सभी। तो परिकल्पना के प्रकार क्या है? यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस के टाइप पूछे हैं, तो परिकल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं आपका पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे पहले जो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस आपका टॉपिक है, इसमें देखो सभी आपके परिकल्पना के प्रकार हैं, शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, मुख्य परिकल्पना, गौण परिकल्पना, सांख्यिकीय परिकल्पना और गैर सांख्यिकीय परिकल्पना। तो आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ना, परिकल्पना के जो प्रकार है इनके बारे में थोड़ा डिटेल से और देख लेना, ताकि अगर इनसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जहाँ तक मेरे को पता है इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो आपके यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आप इस प्रकार से क्रॉस चेक कर लेंगे तो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य परिकल्पना क्या है? एक परिकल्पना जो किसी भी प्रभाव का संबंध को नकारती है, एक परिकल्पना जो किसी प्रभाव या संबंध को स्वीकारती है, एक परिकल्पना जो किसी प्रभाव का संबंध को व्याख्या करती है, एक परिकल्पना जो किसी प्रभाव का संबंध को पूर्वानुमानित करती है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शून्य परिकल्पना क्या है? एक परिकल्पना जो किसी प्रभाव का संबंध को नकारती है। तो यहाँ पे ए हाइपोथेसिस दैट रिजेक्ट्स एनी इफेक्ट और रिलेशनशिप, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैकल्पिक परिकल्पना क्या है। एक परिकल्पना जो किसी प्रभाव या संबंध को स्वीकारती है। एक परिकल्पना जो किसी प्रभाव या संबंध को नकारती है। एक परिकल्पना जो किसी प्रभाव या संबंध को व्याख्या करती है। एक परिकल्पना जो किसी प्रभाव या संबंध को पूर्वानुमानित करती है। ठीक है, थ्री क्वेश्चन आपका है। तो 3 क्वेश्चन में आपका जो वैकल्पिक परिकल्पना है इसके मीनिंग आपको पूछा है। ठीक है, अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है इसका पूछा है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको हम कह सकते हैं कि एक परिकल्पना जो किसी प्रभाव या संबंध को स्वीकारती है। ए हाइपोथेसिस दैट एक्सेप्ट एन इम्पैक्ट और रिलेशनशिप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वैकल्पिक परिकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मुख्य परिकल्पना क्या है। एक परिकल्पना जो शोध के मुख्य उद्देश्यों को परिभाषित करती है। एक परिकल्पना जो शोध के गौण उद्देश्यों को परिभाषित करती है। एक परिकल्पना जो शोध के परिणामों को व्याख्या करती है। एक परिकल्पना जो शोध के परिणामों को पूर्वानुमानित करती है। तो इस प्रकार से आपका मुख्य परिकल्पना क्या है। इनमें जो मुख्य परिकल्पना है, मेन हाइपोथेसिस है, उसके बारे में पूछा गया है। तो 4th नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। एक परिकल्पना जो शोध के मुख्य उद्देश्यों को परिभाषित करती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5th। सांख्यिकीय परिकल्पना क्या है। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के बारे में पूछा है कि सांख्यिकीय परिकल्पना क्या है। एक परिकल्पना जो सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करके परीक्षण की जाती है। एक परिकल्पना जो गैर सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करके परीक्षण की जाती है। एक परिकल्पना जो शोध के परिणामों की व्याख्या करती है। एक परिकल्पना जो शोध के परिणामों को पूर्वानुमानित करती है। तो 5th नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, एक परिकल्पना जो सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करके परीक्षण की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ए हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 1st, टॉपिक नंबर 4 आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। टॉपिक नंबर क्या है आपका 4th नंबर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। अनुसंधान के उद्देश्यों को परिभाषित करना, अनुसंधान के परिणामों को समझाने के लिए एक सिद्धांत या मॉडल विकसित करने के लिए, मौजूदा ज्ञान को समझने और विश्लेषण करने के लिए, या फिर अनुसंधान के परिणामों की व्याख्या करने के लिए। तो यहाँ पे साहित्य समीक्षा का उद्देश्य लिटरेचर रिव्यू के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो लिटरेचर रिव्यू हम देखते हैं कि अनुसंधान प्रक्रिया की जो प्रोसेस होती है उसमें आपकी 2nd या 3rd स्टेप इसको बोला जाता है। कभी आपकी 2nd स्टेप आती है, कभी 3rd स्टेप आती है। लेकिन जो कलेक्शन डाटा है इससे पहले वो जो क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस डिजाइनिंग से पहले ये आती है, लिटरेचर रिव्यू आता है। फिर आपका डेटा कलेक्शन आता है, डेटा कलेक्शन के बाद में डेटा एनालिसिस आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा, आपका 4th नंबर का है। 4th नंबर में पहला नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है। अनुसंधान उद्देश्यों को परिभाषित करना। डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। साहित्य समीक्षा में हम थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी में ये है कि साहित्य समीक्षा हम जो भी कार्य आगे करने वाले हैं उसके बारे में ओवरव्यू लेना। ठीक है, मान लो कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, कोई हमारा टॉपिक है कि टॉपिक हम ले सकते हैं कि कुछ भी टॉपिक, मान लो कि इंटरनेट के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इंटरनेट के बारे में पहले से क्या क्या जानकारियाँ आपके पास में उपलब्ध हैं, उन जानकारियों के बारे में डाटा आप कलेक्ट करते हो और फिर इंटरनेट पे ही आप और ज़्यादा अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। तो इस प्रकार से एक डाटा का ओवरव्यू लेना आपका क्या है, अनुसंधान साहित्य समीक्षा कहलाता है। साहित्य समीक्षा का उद्देश्य है। तो अनुसंधान उद्देश्यों को परिभाषित करना कि आपका उद्देश्य क्या है रिसर्च करने का। तो ये आपकी साहित्य समीक्षा का उद्देश्य हो जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य समीक्षा के चरण क्या है। अब आपका यहाँ पे साहित्य समीक्षा के जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, उनके बारे में पूछ लिया। तो सबसे पहले देखो ए ऑप्शन आपका दे रखा है। यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य की खोज करना, साहित्य का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, बी ऑप्शन है कि समस्या की पहचान करना, साहित्य की खोज करना, साहित्य का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना और सिफारिशें करना। ये भी सही है। फिर है सी ऑप्शन, समस्या की पहचान करना, साहित्य की खोज करना, साहित्य का विश्लेषण करना और निष्कर्ष और सिफारिशें और प्रतिवेदन। ठीक है, फिर है डी ऑप्शन, समस्या की पहचान करना, साहित्य की खोज करना, साहित्य का विश्लेषण करना और निष्कर्ष, सिफारिशें, प्रतिवेदन और प्रकाशन। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो आपका बी ऑप्शन।
ठीक है। बी ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम समस्या की पहचान कर रहे हैं, ठीक है। फिर साहित्य की खोज कर रहे हैं, ठीक है। फिर साहित्य का हम खोज करने के बाद क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद में हमने जो भी डाटा वगैरह कलेक्ट किया, डाटा एनालाइज किया, उनका निष्कर्ष इकट्ठा करेंगे। निष्कर्ष इकट्ठा करने के बाद में उनकी सिफारिशें करेंगे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि साहित्य समीक्षा के लिए स्रोतों के प्रकार क्या हैं। प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और तृतीय स्रोत, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत और चतुर्थ स्रोत। और डी ऑप्शन है कि प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और तृतीय स्रोत और चतुर्थ स्रोत और पंचम स्रोत। तो यहाँ पे साहित्य समीक्षा के लिए स्रोतों के प्रकार क्या हैं। तो लिटरेचर रिव्यू के लिए आपके सोर्सेज हैं, उनके बारे में पूछा है कि कौन से लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे सोर्सेज आपके हो जाएंगे प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और तृतीय स्रोत। ये तीन ही स्रोत आपके यहाँ पे होते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, आपके जो फीडबैक्स आते हैं ना वो बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं मेरे को। और आई होप आप सभी का जो है पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई हो और आप पीएचडी स्कॉलर जल्दी ही बन जाएँ। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि साहित्य समीक्षा के लिए प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण क्या है। शोध पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएँ, शोध पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएँ और वेबसाइट, शोध पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएँ, वेबसाइट और साक्षात्कार। और डी ऑप्शन है कि शोध पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, वेबसाइट, साक्षात्कार और सर्वेक्षण। तो साहित्य समीक्षा के लिए प्राथमिक स्रोत आपका है वो कौन कौन से हैं। तो आपके प्राथमिक और सेकेंडरी दो सोर्स आपके पास में होते हैं। डाटा कलेक्शन हम करते हैं तो हमारे पास में जो सोर्स होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साहित्य समीक्षा के लिए प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण क्या हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपसे पूछे गए हैं कि कौन से आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे देखो प्राथमिक एग्जाम्पल्स आपके कौन कौन से रहने वाले हैं। शोध पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, वेबसाइट और साक्षात्कार, ये आपके क्या हैं, साहित्य समीक्षा के प्राथमिक स्रोत हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। साहित्य समीक्षा के लिए द्वितीय स्रोतों के उदाहरण क्या हैं। अब आपके यहाँ पे सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं लिटरेचर रिव्यू के, उनके बारे में पूछ लिया कि कौन कौन से आपके सेकेंडरी सोर्स है लिटरेचर रिव्यू में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है कि पुस्तक समीक्षाएँ, संपादकीय और विश्लेषणात्मक लेख। बी है शोध पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाएं, वेबसाइट, साक्षात्कार और सर्वेक्षण, प्राथमिक स्रोतों के सारांश और विश्लेषण, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है कि सेकेंडरी सोर्सों के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो सेकेंडरी सोर्स आपकी पुस्तक, समीक्षाएं, संपादकीय और विश्लेषणात्मक लेख आपका यहाँ पे रह जाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 है। टॉपिक नंबर आपका हो जाएगा 5 नंबर का टॉपिक है आपका। 4 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। 5 नंबर का टॉपिक है सेलेक्टिंग ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को चुनने के लिए क्या मानदंड है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाना, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को व्यापक और सामान्य बनाना, और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परीक्षण योग्य और मापने योग्य बनाना, और सभी उपरोक्त। तो यहाँ पे देखो पाठ्यक्रम उद्देश्य को चुनने के लिए क्या मानदंड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर का पहला ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। देखो पाठ्यक्रम उद्देश्य को चुनने के लिए जो मानदंड होते हैं वो है, एक तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट और विशिष्ट बनाना, सेकंड है आपका पाठ्यक्रम के उद्देश्य को व्यापक और सामान्य बनाना, और सी ऑप्शन आपका यहाँ पे है पाठ्यक्रम के उद्देश्य को परीक्षण योग्य और मापने योग्य बनाना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके मानदंड जो है ये पाठ्यक्रम उद्देश्य को चुनने के मानदंड ही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षण को चुनने के लिए क्या मानदंड है, परिकल्पना को चुनने के लिए क्या मानदंड है। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ चूज द हाइपोथेसिस। परिकल्पना को स्पष्ट और विशेष बनाना, परिकल्पना को व्यापक और सामान्य बनाना, परिकल्पना को परीक्षण योग्य और मापने योग्य बनाना। तो इस प्रकार से आपके पास में 3 ऑप्शन है परिकल्पना को चुनने के लिए क्या मानदंड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5th टॉपिक का जो सेकंड क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी आपके सही है। परिकल्पना को चुनने के लिए मानदंड जो है आपका परिकल्पना को स्पष्ट और विशिष्ट बनाना, परिकल्पना को व्यापक और सामान्य बनाना, परिकल्पना को परीक्षण योग्य और मापन योग्य बनाना। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परिकल्पना के बीच क्या संबंध है। पाठ्यक्रम उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। परिकल्पना पाठ्यक्रम उद्देश्यों को परिभाषित करती है। पर पाठ्यक्रम उद्देश्यों और परिकल्पना एक दूसरे से संबंधित है और पाठ्यक्रम उद्देश्य और परिकल्पना एक दूसरे से असंबंधित है। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि पाठ्यक्रम उद्देश्य और परिकल्पना एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चंस का लेवल आपका एग्जाम को ध्यान में रखते ही तैयार किया गया है, काफ़ी अच्छा लेवल है। तो एंड तक क्लास में बने रहिए, आपको किसी प्रकार की रिसर्च मेथोडोलॉजी में दिक्कत नहीं होने वाली है और जो पहले वाली क्लासें हैं उनको भी देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाठ्यक्रम उद्देश्यों को चुनने के लिए क्या चरण है। तो पाठ्यक्रम जो उद्देश्य है उनको चुनने के लिए आपके चरण है, उनके बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेप्स के माध्यम से हम पाठ्यक्रम उद्देश्यों को चुनते हैं। सबसे पहले है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पहचान करना, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाना और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परीक्षण योग्य और मापन योग्य बनाना। ठीक है। बी ऑप्शन आपका है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पहचान करना, पाठ्यक्रम उद्देश्यों के व्यापक और सामान्य बनाना और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की परीक्षण योग्य और मापन योग्य बनाना। सी ऑप्शन आपका है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पहचान करना, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाना और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को व्यापक और सामान्य बनाना। डी ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पहचान करना, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को व्यापक और सामान्य बनाना और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परीक्षण योग्य और मापन योग्य बनाना। तो इस प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन के आपके ऑप्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका मैच हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो है ए ऑप्शन, कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पहचान करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके उद्देश्यों की पहचान करेंगे, फिर पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की स्पष्टता और विशेषता बनाना, फिर उन पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परीक्षण योग्य और मापन योग्य बनाना। ये क्या है, आपकी पाठ्यक्रम उद्देश्यों को चुनने का चरण है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर आपका 6 है, जेड टेस्ट, ऐप टेस्ट और एनोवा टेस्ट। यहाँ से देखो आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल होते हैं क्वेश्चंस के, लेकिन कभी कभी क्या है ये टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं होते हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है कि जेड परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है। 2 समूह के बीच अंतर की जांच करने के लिए, 2 समूह के बीच संबंध की जांच करने के लिए, एक समूह के औसत की जांच करने के लिए और एक समूह के विचरण की जांच करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 2 समूह के बीच अंतर की जाँच करने के लिए क्या किया जाता है, जेड परीक्षण का जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखना ये सबसे बड़ा होता है जेड परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ऐप परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऐप परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है। 2 समूह के बीच अंतर की जांच करने के लिए, 2 समूह के बीच के संबंध की जांच करने के लिए, 2 समूह के औसत की जांच करने के लिए और 2 या अधिक समूह के बीच की विचरण की जांच करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 2 से अधिक समूह के बीच के विचरण की जांच करने के लिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, एनोवा परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है। 2 समूह के बीच के अंतर की जांच करने के लिए, 2 समूह के बीच के संबंध की जांच करने के लिए, 2 समूह के औसत की जांच करने के लिए और 2 या अधिक समूह के बीच के औसत की जांच करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और एनोवा परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एनोवा परीक्षण है उसको कहाँ यूज किया जाता है, एनोवा टेस्ट को, इसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 या 2 से अधिक के बीच में औसत की जाँच करने के लिए। ठीक है, जेड क्या था, अंतर के लिए, और ये क्या है, औसत के लिए हम क्या करते हैं, एनोवा टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है जेड परीक्षण और ऐप परीक्षण में अंतर क्या है। अब यहाँ पे जेड और ऐप परीक्षण है, इसमें आपको अंतर पूछ लिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है कि जेड परीक्षण एक समूह के औसत की जांच करता है, जबकि ऐप परीक्षण 2 या अधिक समूह के बीच के विचरण की जांच करता है। बी है, ऐप परीक्षण 2 समूह के बीच के अंतर की जांच करता है, जबकि ऐप परीक्षण एक समूह के औसत की जांच करता है। सी ऑप्शन है कि जेड
परीक्षण दो समूह के बीच के संबंध की जांच करता है, जबकि ऐप परीक्षण दो या अधिक समूह के बीच के विचरण की जांच करता है। डी है जेड परीक्षण एक समूह के विचरण की जांच करता है, जबकि ऐप परीक्षण दो या अधिक समूह के बीच के औसत की जांच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो, जेड परीक्षण एक समूह के औसत की जांच करता है, बिल्कुल सही बात है। और जबकि ऐप परीक्षण दो या अधिक समूह के बीच के विचरण की जांच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टॉपिक नंबर 7 का। 7 टॉपिक है आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो परिकल्पना के परीक्षण के चरण क्या है? परिकल्पना की पहचान करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। परिकल्पना की पहचान करना, अनुसंधान डिजाइन बनाना और डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। सी ऑप्शन है परिकल्पना की पहचान करना, अनुसंधान डिजाइन बनाना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना और सिफारिशें बनाना। डी ऑप्शन है परिकल्पना की पहचान करना, अनुसंधान डिजाइन बनाना और डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, सिफारिशें करना और प्रतिवेदन बनाना। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में परिकल्पना परीक्षण के जो चरण हैं ये आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। परिकल्पना की पहचान करना, अनुसंधान डिजाइन करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना और सिफारिशें करना। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। तो बाइलिंगुअल आप देखते रहिए अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। परिकल्पना के परीक्षण के लिए कौन से तरीके उपयुक्त हैं? सांख्यिकीय तरीके, गैर सांख्यिकीय तरीके और मिश्रित तरीके। सांख्यिकीय तरीके और गैर सांख्यिकीय तरीके, सांख्यिकीय तरीके और मिश्रित तरीके, गैर सांख्यिकीय तरीके और मिश्रित तरीके। तो इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। सांख्यिकीय तरीके और गैर सांख्यिकीय तरीके और मिश्रित तरीके ये आपके परिकल्पना परीक्षण के लिए तरीके उपयुक्त हैं कि आप सांख्यिकीय तरीके उपयोग कर सकते हैं, गैर सांख्यिकीय तरीके अपना सकते हैं, मिश्रित तरीके आप अपना सकते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। परिकल्पना के परीक्षण के लिए सांख्यिकीय तरीकों के उदाहरण क्या है? टी परीक्षण, ऐप परीक्षण और कोरिलेशन परीक्षण विश्लेषण। टी परीक्षण, ऐप परीक्षण, कोरिलेशन परीक्षण विश्लेषण और रिग्रेशन विश्लेषण। टी परीक्षण, ऐप परीक्षण, कोरिलेशन विश्लेषण, रिग्रेशन विश्लेषण और फैक्टर विश्लेषण। टी परीक्षण एक परीक्षण, कोरिलेशन विश्लेषण, रिग्रेशन विश्लेषण और फैक्टर विश्लेषण और क्लस्टर विश्लेषण। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? परिकल्पना के परीक्षण के लिए सांख्यिकीय तरीकों का उदाहरण। आपको एग्जाम्पल पूछा, स्टैटिकल्स जो एग्जाम मेथड है उसके आपको टेस्टिंग के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि टी परीक्षण एक, ऐप परीक्षण और कोरिलेशन विश्लेषण, रिग्रेशन विश्लेषण और फैक्टर विश्लेषण जो है ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठा के कुछ क्वेश्चन ले आए। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ ये पीपीटी प्रिपेयर करने में, कम से कम 4 घंटे लग गए हैं। देखते हैं आप कितना इस क्लास को सपोर्ट करते हो, कितना रेस्पॉन्स देते हो, मुझे कितना अच्छा फीडबैक देते हो। ये आपके कमेंट सेक्शन और आपका फीडबैक बताएगा कि मेहनत हमने की है या फिर नहीं की है। परिकल्पना के परीक्षण के लिए गैर सांख्यिकीय तरीकों के उदाहरण क्या है? साक्षात्कार, सर्वेक्षण और मामला अध्ययन। साक्षात्कार, सर्वेक्षण, मामला अध्ययन और फोकस समूह है। साक्षात्कार, सर्वेक्षण, मामला अध्ययन, फोकस समूह और निरीक्षण। डी ऑप्शन है कि साक्षात्कार, सर्वेक्षण, मामला अध्ययन, फोकस समूह है और निरीक्षण और दस्तावेज विश्लेषण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि परिकल्पना के परीक्षण के लिए गैर सांख्यिकीय तरीकों के उदाहरण क्या हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है कि साक्षात्कार, सर्वेक्षण, मामला अध्ययन, फोकस समूह और निरीक्षण ये क्या है आपके गैर सांख्यिकीय तरीकों के उदाहरण। परिकल्पना के परीक्षण के लिए गैर सांख्यिकीय जो नॉन न्यूमेरिकल जो मेथड्स हैं उसके उदाहरण एग्जांपल्स हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। साक्षात्कार, सर्वेक्षण, मामला अध्ययन, फोकस समूह और गैर और निरीक्षण। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल आपका टॉपिक है। इसका पहला क्वेश्चन आपका देखिए, परियोजना प्रस्ताव क्या है? ठीक है, परियोजना प्रस्ताव आपका क्या है?
8 नंबर टॉपिक आपका है, इसका पहला क्वेश्चन है कि परियोजना प्रस्ताव क्या है। एक लिखित दस्तावेज जो एक शोध परियोजना के उद्देश्यों, विधियों और परिणामों को विस्तार से बताता है। एक लिखित दस्तावेज जो एक शोध परियोजना के उद्देश्यों और विधियों को विस्तार से बताता है लेकिन परिणामों को नहीं। सी ऑप्शन है कि एक लिखित दस्तावेज जो एक शोध परियोजना के उद्देश्यों और परिणामों को विस्तार से बताता है लेकिन विधियों को नहीं। डी ऑप्शन है कि एक लिखित दस्तावेज जो एक शोध परियोजना के विधियों के परिणामों को विस्तार से बताता है लेकिन उद्देश्यों को नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। एक लिखित दस्तावेज जो एक शोध परियोजना के उद्देश्य, विधियों और परिणामों को विस्तार से बताता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, परियोजना प्रस्ताव के मुख्य घटक क्या है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल। परिचय, साहित्य समीक्षा, विधियाँ, परिणाम और निष्कर्ष। परिचय, साहित्य समीक्षा, विधियाँ, परिणाम, निष्कर्ष और सिफारिशें। परिचय, साहित्य समीक्षा, विधियाँ, परिणाम, निष्कर्ष, सिफारिशें और समयावधि। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, परिचय, साहित्य समीक्षा, विधियाँ, परिणाम, निष्कर्ष, सिफारिशें और समयावधि और बजट। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। परिचय सबसे पहले, फिर साहित्य समीक्षा, फिर मेथड्स, विधियाँ और परिणाम, निष्कर्ष, सिफारिशें, समयावधि और बजट। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि परियोजना प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। शोध परियोजनाओं के उद्देश्यों और विधियों को विस्तार से बताना। शोध परियोजनाओं के परिणामों और निष्कर्षों को विस्तार से बताना। शोध परियोजना के उद्देश्यों, विधियों, परिणामों और निष्कर्षों को विस्तार से बताना। और शोध परियोजना के उद्देश्यों, विधियों और परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों को विस्तार से बताना। तो इस प्रकार से आपके पास में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा कि शोध परियोजना के उद्देश्य बताना, फिर आपकी विधियों, फिर परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों को विस्तार से बताना ही आपका क्या है, शोध प्रस्ताव का उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परियोजना प्रस्ताव को कैसे मूल्यांकित किया जाता है। परियोजना के उद्देश्यों, विधियों, परिणामों और निष्कर्षों के आधार पर। परियोजना के उद्देश्यों, विधियों, परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर। परियोजना के उद्देश्यों, विधियों, परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों और समयबद्धता के आधार पर। परियोजना के उद्देश्यों, विधियों, परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशें, समयबद्धि और बजट के आधार पर। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, परियोजना के उद्देश्य, विधियों, परिणामों, निष्कर्षों, सिफारिशों, समयावधि और बजट के आधार पर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक आपका है टॉपिक नंबर 9 है। 9 में आपको SPSS इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आता है SPSS से, ठीक है, कि ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है कि SPSS क्या है, ठीक है, SPSS क्या है। ये 9 नंबर का टॉपिक है आपका। SPSS क्या है, एक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर जो डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। एक डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो डेटा को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन, एक डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर जो डेटा से ज्ञान को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो SPSS क्या है, यह एक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर है जो डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। ए स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि SPSS के मुख्य घटक क्या हैं। तो यहाँ पे मुख्य घटकों के बारे में पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ SPSS। तो यहाँ पे सबसे पहले ए ऑप्शन है कि डेटा विश्लेषण, डेटा मैनेजमेंट और डेटा विजुअलाइजेशन। बी ऑप्शन है डेटा विश्लेषण, डेटा मैनेजमेंट, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा माइनिंग। सी ऑप्शन है डेटा विश्लेषण, डेटा मैनेजमेंट, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा माइनिंग और डेटा प्रोग्रामिंग। डेटा विश्लेषण, डेटा मैनेजमेंट, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा माइनिंग, डेटा प्रोग्रामिंग और डेटा सुरक्षा। तो SPSS
क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। तो SPSS का मुख्य घटक क्या है? डेटा विश्लेषण, डेटा मैनेजमेंट, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा माइनिंग। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि SPSS में डेटा कैसे दर्ज किया जाता है? हाउ इज डाटा रिकॉर्डेड इन SPSS? डेटा स्प्रेडशीट्स में दर्ज किया जाता है, डेटा स्प्रेडशीट में दर्ज किया जाता है, डेटा टेक्स्ट फाइल में दर्ज किया जाता है, डेटा एक्सेल फाइल में दर्ज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो यहाँ पे SPSS में डेटा कैसे दर्ज किया जाता है? तो यहाँ पे डेटा स्प्रेडशीट में दर्ज किया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। देखो पीछे वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर से देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, SPSS के मुख्य घटक क्या है? तो SPSS के जो मुख्य घटक हैं वो आपका ए ऑप्शन आएगा, डेटा विश्लेषण, डेटा मैनेजमेंट और डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? SPSS क्या है? स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। हाँ, ये तो सही हो गया था, आई थिंक उसमें मैंने गलती से बी ऑप्शन आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन लगाना यहाँ पे, डेटा एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा विजुअलाइजेशन। तो बी ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन सॉरी बी क्यों निकल रहा है, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, SPSS डेटा कैसे दर्ज किया जाता है? तो यह डेटा स्प्रेडशीट में दर्ज किया जाता है। ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि SPSS में डेटा विश्लेषण के लिए कौन से तरीके उपयोग किए जाते हैं? सांख्यिकीय तरीके, गैर सांख्यिकीय तरीके और मिश्रित तरीके। सांख्यिकीय तरीके, गैर सांख्यिकीय तरीके, या फिर सांख्यिकीय तरीके और मिश्रित तरीके, गैर सांख्यिकीय तरीके और मिश्रित तरीके। SPSS में डेटा विश्लेषण के लिए कौन से तरीके उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाएगा सांख्यिकीय तरीके और गैर सांख्यिकीय तरीके और मिश्रित तरीके जो है आपके SPSS डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, SPSS इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। SPSS के लाभ क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ SPSS? तो यहाँ पे बेनिफिट पूछा है, SPSS के लाभ पूछा है। तो डेटा विश्लेषण को गति और सटीकता के में सुधार करना, डेटा मैनेजमेंट और डेटा विजुअलाइजेशन की क्षमता बढ़ाना, और डेटा माइनिंग और डेटा प्रोग्रामिंग की क्षमता और उपरोक्त सभी। तो SPSS के लाभ क्या हैं? तो SPSS के लाभ उपरोक्त सभी हैं, डेटा विश्लेषण की गति और सटीकता में सुधार करना, डेटा मैनेजमेंट और डेटा विजुअलाइजेशन की क्षमता, डेटा माइनिंग और डेटा प्रोग्रामिंग की क्षमता। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। टॉपिक नंबर आपका 10 है, 10 नंबर का आपका टॉपिक है ये। अनुसंधान डिज़ाइन क्या है? ठीक है, आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी ये कंटेंट नहीं मिलेगा। अब मेरे लाए जाने के बाद में ये कॉपी पेस्ट हो सकता है, बाकी अब तक किसी के पास में कंटेंट नहीं है। ठीक है, अनुसंधान डिज़ाइन क्या है? एक योजना जो अनुसंधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। एक तरीका जो अनुसंधान के परिणामों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रक्रिया जो अनुसंधान के डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाती है। एक तरीका जो अनुसंधान के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अनुसंधान डिज़ाइन क्या है? यह एक योजना जो अनुसंधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो गया। यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन का जो टॉपिक है आपका, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, अनुसंधान डिज़ाइन के प्रकार क्या है? तो यहाँ पे आपके टाइप्स पूछे हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है कि विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और अनुमानात्मक। विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, अनुमानात्मक और नियंत्रित। विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, अनुमानात्मक, नियंत्रित और प्रयोगात्मक। डी ऑप्शन है कि विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, अनुमानात्मक, नियंत्रित, प्रयोगात्मक और सर्वेक्षण। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, अनुमानात्मक, नियंत्रित और प्रयोगात्मक। तो बी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3।
3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विवरणात्मक अनुसंधान डिजाइन का उद्देश्य क्या है? एक विशिष्ट समस्या का समाधान करना, एक विशिष्ट घटना का वर्णन करना, एक विशिष्ट संबंध का अनुमान लगाना, एक विशिष्ट परिणाम का अनुमान लगाना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, एक विशिष्ट घटना का वर्णन करना, एक विशिष्ट संबंध का अनुमान लगाना। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, टू डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक इवेंट। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस के जो आंसर बता रही हूँ, अगर इनमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को बता देना कि इस क्वेश्चन में ये डाउट है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपने ये बोला है, लेकिन लगाने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो वो मेरे को आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, व्याख्यात्मक अनुसंधान डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन? एक विशिष्ट समस्या का समाधान करना, एक विशिष्ट घटना का वर्णन करना, एक विशिष्ट संबंध का अनुमान लगाना, एक विशिष्ट परिणाम का पूर्वानुमान लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, विशिष्ट संबंध का अनुमान लगाना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, टू एस्टिमेट ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्यात्मक अनुसंधान डिजाइन का उद्देश्य क्या है? एक विशिष्ट संबंध का अनुमान लगाना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन का उद्देश्य क्या है? एक विशिष्ट समस्या का समाधान करना, एक विशिष्ट घटना का वर्णन करना, एक विशिष्ट संबंध का अनुमान लगाना, एक विशिष्ट परिणाम का पूर्वानुमान लगाना और उसका कारण निर्धारण करना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि एक क्वेश्चन क्या था, प्रयोगात्मक अनुसंधान डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है, डिज़ाइन है, इसका आपको पर्पज पूछा है, उद्देश्य पूछा है कि क्या है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा एक विशिष्ट परिणाम का पूर्वानुमान लगाना और उसका कारण निर्धारित करना है। ये आपका क्या है? प्रयोगात्मक अनुसंधान डिज़ाइन का उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थी आपकी लास्ट क्लास। तो क्लास आपको कैसी लगी? इस क्लास में हमने काफ़ी अच्छे टॉपिक्स कवर कर लिए। अगर आपको 30 को जो आपका एग्ज़ाम है, 30 मार्च को आपका भी एग्ज़ाम है और भी एक पेपर है, जिन भी यूनिवर्सिटी के भी पेपर चल रहे हैं, ठीक है, अभी 1-2 दिन में हैं या फिर बाद में होने वाले हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फीडबैक क्लास का ज़रूर से प्रोवाइड करवाना। और क्लास आपको इसी प्रकार से ट्यूशन मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कभी भी कि ऐसे लोअर लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि आपका वहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि बेस सबका मजबूत होता है। पीएचडी में आपके हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कह सकते हैं मीडियम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल आपको पेपर सोल्व करवा दिया जाएगा। अभी आपकी क्वेरीज आ रही है कि मैं सब्जेक्ट का, स्पेशल सब्जेक्ट का भी कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, तो पॉलिटिकल साइंस वगैरह का या फिर जो भी है आपके सिलेबस, ज्योग्राफी वगैरह, वो मेरे को बता देना। उसकी भी जो सर हैं वो आपकी क्लास ले लेंगे, सर या मैम जो भी है, क्लास है आपकी लगवा दी जाएंगी। और आपको क्लास कैसे लगी फीडबैक देना और टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना अगर कोई क्वेरी वगैरह, कोई डाउट है किसी टॉपिक में जिनका भी पेपर है कल और परसों में, ठीक है। तो क्वेरी आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, वहाँ पे कोई भी आपको आंसर दे के आपका डाउट सोल्व कर सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मोटिवेट रहना एग्जाम देते टाइम, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।